अपने नहीं नहीं, फोर्थ क्वेश्चन भी बाकी था। फोर्थ क्वेश्चन बाय मेथड टू, राइट? यस सर। यस सर। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन बाकी थे, और कुछ तो पेंडिंग नहीं था ना बच्चों? नो सर। सर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बोला आप कराओगे। हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। चलो देखो, ये वाला मैंने बोला था मेथड टू क्वेश्चन 4 का, तो दिस थिंग इज इक्वली बैड। जितना आसान मेथड 1 था उतना ही बुरा है मेथड 2। तो लुक एट दिस। सबसे पहले तो ये देखो, डायग्राम समझना, और कुछ मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहां से ए पॉइंट से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो, ड्रॉप एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट ए, ऑलराइट, एंड सिमिलरली सरकम सेंटर से भी एक 90 डिग्री ड्रॉप करो, ऑलराइट। यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर होगा ऐसा, लेट्स से दिस इज ऑर्थो सेंटर, लेट्स से दिस इज एस। अब देखो, बिफोर वी स्टार्ट प्रूविंग आई नीड समथिंग, मुझे ऐसे जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो डिराइव कर देता हूँ। देखो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट कनेक्ट करता हूँ, इफ कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, ए को डी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये रेड वाली लाइन क्या कहलाएगी बताओ? व्हाट इज दिस रेड वाला लाइन? ना, मीडियन बे, मीडियन हो गया ना? नहीं, ये तो सरकम सेंटर है ना, तो सरकम सेंटर से 90 ड्रॉप करता हूँ तो डी तो मिड पॉइंट हुआ ना बच्चों। यस सर। और ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा तो क्या होता है बच्चों? मीडियन। आई होप एवरीबॉडी सीइंग दैट, मतलब थोड़ा सा समझ जाओ। चलो, मैं एच और एस को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना? तो मुझे जरा सोच के बताओ, एच एस लाइन पे एंड मीडियन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है? एंड्रॉइड। आई होप ये सबको समझाओ। एस एस जी एच समझ रहे हो ना? मीडियन पे भी और ऑयलर लाइन पे, दोनों पे सेंट्रोइड लाई करता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंट्रोइड, प्रीटी डैम ऑब्वियस, है ना? तो अब ये देखो, अगर ये सेंट्रोइड है तो डू यू अंडरस्टैंड कि एस जी अपॉन जी एच, एस जी अपॉन जी एच मस्ट ऑल्सो बी, एस जी अपॉन जी एच मस्ट ऑल्सो बी डी एस अपॉन एच ए, यस और नो? यस सर। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर, है ना? तो डी दैट इंप्लाइज एस जी अपॉन जी एच, तो क्या होता है? एस जी अपॉन जी एच इज 1:2, है ना? ऐसे, तो डी एस अपॉन एच इज 1:2। तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो मुझे यूज करना पड़ेगा, देखते जाओ। तो एच ए इज टू डी एस, एक तो ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा ध्यान से देखो, नॉट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट बट वेक्टर एडिशन। ये देखो, ए बी सी, और ये तुम्हारा मान लो सरकम सेंटर है एस। तो तुम्हें मान लो एस बी और एस सी वेक्टर की बात कर रहा हूं, देखते जाना बच्चों। एस बी और एस सी वेक्टर, तो मैं एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर अगर बनाऊंगा तो इट विल बी द रिजल्टेंट ना। तो ध्यान से देखो, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे और क्या, है ना? कितने बच्चों को समझ रहा है ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रोम्बस बनेगा? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट ये पैरेललोग्राम नहीं है तो रोम्बस है? यस। क्यों रोम्बस है? क्यों रोम्बस? So because SB equals SC equals हाँ, वेरी गुड, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। आई होप यू कैन सी दैट, सिंस एस बी इक्वल्स टू एस सी, एस बी लेंथ इक्वल्स टू एस सी लेंथ, इसका मतलब है एस सी आई बी एक रोम्बस हो जाएगा, है ना? अपोजिट, सॉरी, एडजेसेंट साइड लेंथ इक्वल है। हाँ बोलिए सर एस बी इज इक्वल टू एस सी कैसे? अबे, सरकम सेंटर, ये तो डेफिनेशन होती है सरकम सेंटर की, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टाइसेस, है यस ना? सर। चलो, तो अब ध्यान से देखना, कितने बच्चों को समझ रहा है कि एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर विल बी एस आई वेक्टर, है ना? क्या बताऊं इसमें, मतलब रिजल्टेंट, है ना? बट एस आई को मैं 2 एस डी वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि डी मिड पॉइंट होगा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एंड 2 एस डी वेक्टर, एस डी वेक्टर को मैं टोटली ए एच वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? पीपुल, पीपुल, है ना? AH वेक्टर एंड 2SD वेक्टर आर इक्वल, यस, क्योंकि AH और SD का डायरेक्शन तो सेम ही है, और AH 2SD के बराबर है, तो ये दोनों वेक्टर, इसको मैंने ये लिख दिया, है ना? सो दैट इंप्लाइज SA प्लस SB प्लस SC इज एज गुड एज SA प्लस AH वेक्टर। बच्चों, दोनों साइड ऐसे वेक्टर ऐड कर दिया, तो SA प्लस SB प्लस SC इज SA प्लस AH। ये ध्यान से देखो बच्चों,
नया ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्या? चलो कोई नहीं। सर ऐसे प्लस ए एच इज एस एच वेक्टर और नॉट, जल्दी बताओ, मैं यही दिखा देता हूँ, विजुलाइज कर लो। ऐसे प्लस ए एच इज एस एच, यस और नो? वेक्टर एडिशन। अरे ऐसे, ये रहा, एस को ए से कनेक्ट करा, ये ए है, ये एस है, ये एच है, तो ऐसे प्लस ए एच इज एस एच, है ना? बस खत्म, प्रूव, यही तो प्रूव करना था बच्चों, दैट्स इट। सर हाँ, एस आई और एच ए इक्वल कैसा है? ऐसा ही, और पहले मैंने प्रूव करा ना, ऐसा ही 2sd, हाँ है ना? और 2sd सेम एज ये लिखा ना, हाँ हाँ। तो 2sd वेक्टर को एच ए एच वेक्टर लिख दिया, सही तो ओके है? हाँ, बस। तो ये कंप्लीट हो गया अपना प्रूफ। तो काफी खतरनाक था, ये डेंजरस था। सेकंड पार्ट बट आर नॉट सो डेंजरस। सेकंड पार्ट वाज सर। HA plus HB plus HC, टेल मी। हाँ सर, ये एस बी इक्वल टू एस सी सर, और एस सी आई बी रोम्बस कैसे होगा? अगर SB और SC इक्वल लेंथ है तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल मतलब रोम्बस, ओके। बस सिंपल। गॉट इट। HA plus HB plus HC, HA को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? HA को कैन आई राइट HS plus SA? जल्दी बोलो, वेक्टर एडिशन। HA can be written as HS plus SA, okay? HB can be written as HS plus HB, and HC can be written as HS plus SC। तब ध्यान से देखो, 3HS बन रहा है और बन रहा है बाकी बचा हुआ SA plus SB plus SC। ऑल राइट, SA plus SB plus SC को क्या लिख सकते हो? SH वेक्टर। तो ये दोनों तो अपोजिट वेक्टर हैं, तो 3HS plus SH is 2HS वेक्टर, ओके? तो ये हो गया जस्ट बाय वेक्टर एडिशन, जस्ट बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर इक्वेशन वाज इक्वली डिफिकल्ट, ठीक है? ऑलराइट, और एक और क्वेश्चन बाकी था, तो वो भी मैं कर ही देता हूँ, क्वेश्चन 5, बट ये मुझे करना था काइंड ऑफ। तो मैंने क्वेश्चन दिया था क्या? डिड आई गिव यू क्वेश्चन? एक सेकेंड। हाँ, यस आई गिव द क्वेश्चन, एंड मैंने बोला था कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिराइव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगुलर कॉन्करेंट। तो चलो समझते हैं इसका क्या मीनिंग है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगुलर। आपको कैसे क्लिक होगा कि ऐसे सोचना है? मैं तो टीचर हूँ यार मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है, मैं टीचर हूँ इसलिए मेरे को पता है ये काइंड ऑफ। बाकी मैंने बोला भी था यार, ये काफी दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस विल बी नीडिंग ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग, so that's why you will always go with method 1, you will always go with method 1। बट मैंने जानबूझ के ये ऐसे कराया क्योंकि कभी, मतलब नहीं यार ऐसे एक्सप्लिसिट जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट कभी ऐसे ही वेक्टर एडिशन भी कभी, मतलब इन बस्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ, तो अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार वेक्टर एडिशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट वैसे यू विल सर बी यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स ओनली टू सॉल्व सच केसेस। हाँ, अगर आया ऐसा तो। हाँ, एच ए को हम लोग ने एच एस प्लस एस ए कैसे लिखा? वेक्टर एडिशन, ये रहा HA, है ना? तो HA हाँ को क्या लिख सकता है? HS प्लस SA ना, ओके सर, यस। है ना? समझ लो, वेक्टर एडिशन सिंपल। ये वाली साइड को क्या लिख सकते हैं? ये प्लस ये, ऐसे रिजल्टेंट टाइप, हाँ सर। बस। चलो, नहीं, अब चलो दूसरा वाला भी, इट्स अ मेथड। अब मैं इसको ऑल्टरनेट मेथड से भी सिखाऊंगा, मैं आपको ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में सोचना सिखा रहा हूँ। और देखो, ये एक बार क्लिक हुआ तो बहुत इजी लगेगा, तो पहले सुनना अच्छे से, आर्ग्यू करना है तो कर लेना, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब जरूर करना, ठीक है? तो उसने बोला प्रूव दैट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगुलर कॉन्करेंट। तो हाउ डू वी प्रूव व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी इन वेक्टर्स? वेक्टर्स में क्या कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी होती है, ठीक है? ऐसे काइंड ऑफ बोलना चाह रहा हूं मैं कि हाउ डू यू कम टू कंक्लूजन दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट बट यूजिंग वेक्टर्स। ओके, पता नहीं, चलो तो वही सिखा रहा हूं मैं। एक तो अपन इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर पाएंगे बच्चों, बहुत इजीली, बहुत इजीली। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जब करूंगा तब करूंगा, अभी अपन इससे करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। सुनो, चलो, तो अपन को प्रूव करना है कि मीडियंस आर कॉन्करेंट, ठीक है? तो वेक्टर्स में अपन कैसे कोशिश करेंगे, स्पेशली सेक्शन फॉर्मूले वाली मेथड से अपन कैसे कोशिश करेंगे? वी ट्राई टू फाइंड अ पॉइंट which
कैन लाई ऑन ऑल 3 मीडियंस। ऑलराइट, मैं एक ऐसा पॉइंट ही ढूंढ लूंगा, मतलब ये थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप का अप्रोच है, बट मैं ऐसा पॉइंट ही ढूंढ लूंगा सच दैट वो पॉइंट तीनों मीडियन पे लाई करे। तो अब ऐसे सोच के बताओ, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन ऑल 3 मीडियंस, मान लो मैंने समहाउ कैसे तैसे एक पॉइंट ढूंढ लिया सच दैट इट इज लाइंग ऑन ऑल 3 मीडियंस, देन इज इट सेफ टू से कि ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट? Yes. सेपरेटली मैंने बस ऐसे कर लिया कि यार ये पॉइंट पे ये वाली मीडियन भी है, ये पॉइंट इस मीडियन पे भी लाई कर रहा है, यही पॉइंट इस मीडियन पे भी लाई कर रहा है, और यही पॉइंट इस मीडियन पे भी लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट तीनों मीडियन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों मीडियन इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब कॉन्करेंट है ना, सिंपल। तो ये हुआ। और मेरा देखो एक्चुअली में वर्किंग रूल ये है, देखो जैसे मान लो ये ए से एक मीडियन आई है ना, ए से एक मीडियन आई, तो डी का कोऑर्डिनेट होगा बी प्लस सी बाई 2। तो इन द सर्च ऑफ फाइंडिंग सच अ पॉइंट मैं क्या कर सकता हूँ, चलो एक ये मीडियन है, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से वी आर कंसीडरिंग मीडियन फ्रॉम ए, मीडियन फ्रॉम ए, तो उस पे लेट देयर बी अ पॉइंट P1 which divides in the ratio, which divides line joining A and D in the ratio lambda 1:1। चलेगा क्या? मेरी मर्जी, मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा लाइन बनाया, इस पे मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, तो मैं उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों? लुक एट दिस, P1 का कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा टाइम्स B प्लस C बाई 2 प्लस 1 टाइम्स A अपॉन लैम्डा प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला है कि एक पॉइंट विच इज लाइंग ऑन ऑल 3 मीडियंस, मतलब ए से ओरिजिनेट आने वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए, बी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी, सिमिलरली सी से ओरिजिनेट होने वाली मीडियन पे भी लाई करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड कि ऐसा जो भी पॉइंट है जो तीनों मीडियंस पे लाई कर रहा है, सच अ पॉइंट, ये मेरा वर्किंग है और ये मेरा अजम्पशन है, एंड इट्स अ फेयर अजम्पशन। सच सोच के बताना, सच अ पॉइंट मस्ट हैव अ साइक्लिक expression in A, B and C. Does it make sense to you? Is it a fair assumption? अगर मीडियन फ्रॉम ए पे भी लाई कर रहा है, मीडियन फ्रॉम बी पे भी लाई कर रहा है, एंड मीडियन फ्रॉम सी पे भी लाई कर रहा है, इज इट अ फेयर assumption किया? देन एक्सप्रेशन को थोड़ा साइक्लिक इन एबीसी होना चाहिए, ऑब्वियसली। बोलो सर ये नहीं समझा। सर साइक्लिक इन एबीसी का साइक्लिक क्या मतलब होता साइक्लिक, सिमेट्रिक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। जैसे a प्लस बी प्लस सी, इज इट अ साइक्लिक एक्सप्रेशन? है? यस। Whereas 2a plus b plus c, is it a cyclic expression? नो। No. No. So I hope you understand. And हाँ सर। yeah, ये I was expecting कि like ये नहीं पूछोगे तुम लोग यार, मतलब इट इज लाइक ऑब्वियस यार, अगर मीडियन फ्रॉम ए से इस पे लाई कर रहा है, सिमिलरली मीडियन फ्रॉम बी पे भी लाई कर रहा है, सिमिलरली मीडियन फ्रॉम सी पे भी लाई कर रहा है, तो जस्ट आउट ऑफ प्योर सिमेट्री बोल सकते यस सर, प्योर हाँ सिमेट्री सर, से हाँ जो भी सर। आएगा वो एबीसी में सिमिलर लुकिंग होना चाहिए, जैसा ए का है वैसे ही बी का होगा, वैसे सी का एक्सप्रेशन होगा, सिमिलर एकदम सिमेट्रिक। यस सर, गॉट मैं इट सर। एबीसी को स्वैप भी करूं तो भी एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लिटरली यहाँ पे मैं एबीसी को स्वैप करूंगा तो तुम्हारा सेंट्रोइड फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। यस सर। मैं इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी लिख दूं, ऐसे ऐसे लिख दूं कि ये अब ए है, ये बी और ये सी है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो एक्सप्रेशन मस्ट बी साइक्लिक इन एबीसी, दैट इज माय वर्किंग रूल। और मतलब आई थिंक दिस इज प्रीटी ऑब्वियस एंड इंस्टिंक्टिव फेयर असम्पशन, ये मेरा काम है, इसके थ्रू मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये समझा तो अब चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आई एम ट्राइंग टू सीक अ पॉइंट विच इज साइक्लिक इन एबीसी, है ना। तो अब इसकी देखा देखी यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बोला कि एक मीडियन फ्रॉम ए बनाया, उस पर एक पॉइंट लिया, और मैंने अज्यूम करा कि चलो ये पॉइंट जो भी है वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है। यू गाइस टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट आई गेट अ साइक्लिक एक्सप्रेशन Two. फॉर P1। टू होना चाहिए। पक्का? पक्का? हाँ यस सर, सर। पक्का। यस सर, 2:1। न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी आएगा तो साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर सिमेट्रिक साइक्लिक वॉट एवर वर्ड सूट्स यू। ये समझा ना, लैम्डा इक्वल्स टू 2। आई होप सबको समझाओ। तो तुम्हारा पॉइंट P1 क्या बन जाएगा? लैम्डा को 2 रखोगे तो 2 2 कैंसिल, b प्लस सी प्लस ए अपॉन 3। हाँ, ये सुंदर एक्सप्रेशन है।
यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 2 के अलावा कुछ भी रखूंगा तो वो अलग अलग कोफिशिएंट आ जाएंगे एबीसी के, यू कैन नॉट कॉल इट साइक्लिक इन एबीसी, है ना। अच्छा, सोच के बताना, क्या आपने आंसर लैम्डा को 2 इसलिए बोला क्योंकि आप पहले से ही जानते थे कि सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, या फिर इसको देख के बोला कि यार साइक्लिक अभी जो बोला है उसके हिसाब से लैम्डा 2 होगा? बोलो, डिड यू यूज दैट नॉलेज एट ऑल? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं, वो देख के समझ आ रहा है कि लैम्डा को 2 डालने पे 2 कैंसिल होके मस्त एकदम साइक्लिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आई एम नॉट यूटिलाइजिंग दैट दैट आइडिया, मैं वो वाला मेथड या फिर वो वाला थ्योरम यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो इट सीम्स वेरी फ्रॉडुलेंट बट इट्स अ वेरी गुड मेथड, सुनते जाओ। चलो, सिमिलरली मीडियन फ्रॉम बी बनाता हूँ। तो अब देखो, एक और बात बनाई देता हूँ डायग्राम, बट आई थिंक तुम लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा। मीडियन फ्रॉम बी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी वाली मीडियन कैसी बन जाएगी बच्चों? समथिंग लाइक दिस, दिस इज मीडियन फ्रॉम बी, लेट दिस बी ए प्लस सी बाई 2, ऑलराइट। तो ये एक पॉइंट है, इस मीडियन पे एक पॉइंट ले रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ लैम्डा 2:1। तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? लैम्डा 2 इंटू ए प्लस सी, अच्छा लैम्डा नहीं, μ/1 ले लेता हूँ, हाँ μ/1। तो म्यू टाइम्स ए प्लस सी बाई 2 प्लस 1 टाइम्स बी अपॉन μ+1, ये समझेगा। अब तुम बताओ यहाँ पे भी म्यू को क्या रखूं कि एक्सप्रेशन साइक्लिक बन जाए और सेम पॉइंट आ जाए? म्यू हियर आल्सो, तो सबको समझा ना? तो अपन को वही पॉइंट वापस से मिल गया, जस्ट आउट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग की साइक्लिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब मैं तीसरा वाला नहीं लिख रहा। सिमिलरली मीडियन फ्रॉम सी, सिमिलरली सी मीडियन पे एक पॉइंट ढूंढ ही लूंगा। तो आई जस्ट ऑब्टेन्ड अ पॉइंट which is this point is lying on all 3 medians, है ना। तो since the point a plus b plus c by 3 is lying on all medians, that implies, did I just prove all medians concurrent? Yes, I kind of proved it, ठीक है। And did I also derive the property? And then this point divides all 3 medians in 2:1 internally. Did I just justify that also without actually using any kind of geometry? बोलो, मैंने क्या किया? 2:1 तो बिल्कुल साइक्लिक एक्सप्रेशन के चक्कर में किया। तो मैंने बोला कि इस पे जो पॉइंट है 2:1, वही पॉइंट इसको भी 2:1, है ना, और वही पॉइंट इसको भी 2:1। तो एक तरीके से कॉन्करेंट भी है और सब जगह 2:1 हो रहा है। तो डिड आई जस्ट प्रूव दिस प्रॉपर्टी आल्सो? बोलो, क्या ये बच्चों को बात समझ आ रही है? दिस में सीम वेरी, व्हिच पार्ट? That property, the last one. अरे देखना यार, तुमने ही तो बोला था लैम्डा मस्ट बी 2, राइट? लैम्डा मस्ट बी 2। फिर इस वाले में भी तुमने ही बोला था कि म्यू मस्ट बी 2, एंड सिमिलरली मीडियन फ्रॉम सी में भी तुम जो भी उसका रेशियो लोगे वो भी 2:1 होगा। तो 2:1 लेने पे आई ऑब्टेन्ड अ साइक्लिक पॉइंट, तो विच प्रूव्स बोथ द थिंग्स कि यार मीडियंस कॉन्करेंट है, क्योंकि तीनों मीडियंस पे ये पॉइंट लाइक कर रहा है, तो ऑल ऑफ देम पास थ्रू दिस पॉइंट कॉन्करेंट। बट ऑल्सो साथ ही साथ ये भी हो गया ना कि हर मीडियन 2:1 ही तो हो रहा है, तभी तो जाके ये पॉइंट मिला था 2:1 के कारण। तो आई काइंड ऑफ प्रूव्ड इट आल्सो कि हर मीडियन 2:1 में डिवाइड होता है बाय दिस पॉइंट, राइट? हर मीडियन 2:1 डिवाइड होता है। बिकॉज ऑफ दिस तुमने डिसाइड करा कि लैम्डा को 2 डाल दो, म्यू को 2 डाल दो, तो ये प्रॉपर्टी भी डिराइव हो गई विदाउट एक्चुअली यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री। थोड़ा सा समझा है क्या? सर सॉरी सर, बट वो साइक्लिक क्यों ले रहे हैं वो नहीं समझा। अगर ए से जो मीडियन है उस पे भी लाइक कर रहा है तो ए बी और सी में कुछ एक्सप्रेशन आएगा, बट बी से जो मीडियन है उस पे भी लाइक कर रहा है तो ए बी सी में एक और एक्सप्रेशन आएगा, और सी से जो मीडियन है उस पे भी लाइक कर रहा है तो ए बी सी में फिर से एक एक्सप्रेशन आएगा। बट पॉइंट तो सेम है, यही पॉइंट ए वाली मीडियन पे भी है, बी वाली मीडियन पे भी है, सी वाली मीडियन पे भी है। तो ऑफ कोर्स इट हैज टू हैव अ लाइक एकदम वैसा टाइप का एक्सप्रेशन इन एबीसी की मैं एबीसी को स्वैप कर दूं तो भी एक्सप्रेशन डजंट चेंज। अरे यार, यहाँ पे मैं एबीसी लिखता हूं तो ये जो पॉइंट है, इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखता हूँ? नो सर। तो फिर एक्सप्रेशन में भी ये होना चाहिए ना कि मैंने ए की जगह बी की जगह सी और सी की जगह ए लिखा, तो सेम एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। सर मतलब ऐसे सेंट्रॉइड में ऐसे स्वैप करते तो डिफरेंस नहीं आता, ऐसे बोल रहे हैं? वो सेंट्रॉइड में यूज ही नहीं कर रहा है। व्हेन डिड आई से सेंट्रॉइड? आई एम जस्ट सेइंग कि
such a point it is not it does not matter कि मैं a को किस वर्टेक्स पे ले रहा हूँ. तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी ये नहीं होना चाहिए ना कि यार a अगर मैं ये ले लेता हूँ 2a plus b plus c by 3 ऐसा मान ले कुछ पॉइंट, तो अगर मैं abc को शिफ्ट करता हूँ, साइक्लिक स्वैप करता हूँ, तो विल आई गेट द सेम पॉइंट, विल आई गेट द सेम एक्सप्रेशन? नहीं. नो सर. बस तो फिर हो गया ना, जस्टिफाई हो गया. आई हैव टू हैव अ साइक्लिक एक्सप्रेशन इन एबीसी, क्योंकि सिंस दिस डज नॉट मैटर, यहाँ पे ए लिखूं, यहाँ पे बी लिखूं, यहाँ पे सी लिखूं, या फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेंट्रॉइड वो वाला पॉइंट सेम ही है, तो फिर एक्सप्रेशन भी ऐसा ही होना चाहिए. सर तो मतलब बेसिकली वो जो डिवाइडेड बाय 2 था हमने उसको मल्टीप्लाई 2 करके रखे, वो ये हो जाए सिमेट्रिकल, तो वैसे हमने 2 सोचा ना. ऑब्वियसली यस. लैम्डा तो तुमने देख, लैम्डा की वैल्यू तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको 2 रखना है तभी वो हो जाएगा. अगर 2 की जगह कुछ और रखोगे तो अलग अलग कोफिशिएंट और नॉन साइक्लिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ओके. लैम्डा डिसाइड करना बहुत फेयरली इजी. तो बिफोर यू स्टार्ट कॉपिंग, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद कॉपी करना. ठीक है, मेरे को पहले चाहिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सोच समझ के करना. देखो, क्रक्स वाज दिस वाज द क्रक्स, उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू लाइन ऑटोमेटिकली. हाँ सर, हमने a प्लस बी प्लस सी वाला जो इक्वेशन है वो साइक्लिक तब होगा ना जब वैसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मगर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है वही तो प्रूव करना. तो किया ना मेंढक. हाँ सर. क्या बात कर रहा है यार. आई ऑब्टेन्ड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल थ्री मीडियंस. सर लेकिन ये मतलब ऐसा भी तो सकता है कि सिर्फ किसी स्पेशल केस के लिए ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तब पॉइंट का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाय 3. डिड आई कंसीडर अ स्पेशल केस? आर यू रियली किडिंग मी? मतलब डिड आई कंसीडर एनी काइंड ऑफ स्पेशल केस? आई जस्ट प्रूव्ड. अबे मैं तरीका अलग है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब मेरा मेथड ही मतलब गड़बड़ है. बिल्कुल. इसमें तू बता क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बात कर बस. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? So the point will have a cyclic expression if it exists, right? But that's what we have to prove, that it exists. So that is what I'm trying to find. अगर नहीं होता ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्टेंस तो मुझे ऐसा नहीं मिलता, सीधी सी बात है. अगर ऐसा पॉइंट एग्जिस्टेंट नहीं होता तो आई वुड नेवर हैव ऑब्टेन्ड सच अ पॉइंट. सीधी सी बात. Irrespective of what lambda and mu you choose, you never would have obtained a point which is lying on all three lines. क्या समझाऊं इसमें मैं? आता ही नहीं पॉइंट, सीधी सी बात है. इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट देन आता ही नहीं, सीधी सी बात है. एंड व्हाट डज इट हैव टू डू विद वेक्टर? वो तो तू ज्योमेट्री से कर ले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर ले. अगर कोई 3 लाइंस कॉन्करेंट नहीं है तो मैं पॉइंट कैसे निकालूंगा? व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी? जब तो मैं कैसे निकालूं? तो यहाँ पे भी नहीं आता वो पॉइंट. और क्या, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड आई ट्राई, लैम्डा और म्यू कुछ भी रखूं, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड ही नहीं करते. सीधी बात. मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप. अब जब पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आई वुड नॉट हैव ऑब्टेन्ड इट इवन आफ्टर सॉल्विंग इट. सीधी सी बात. आई नेवर वुड हैव अराइव्ड हियर कि भैया एक लैम्डा की वैल्यू चूज करके जो पॉइंट आ रहा है, एक म्यू की वैल्यू जो चूज करके पॉइंट आ रहा है, वी आर गेटिंग द सेम पॉइंट्स. नहीं आता. और क्या, सिंस इट इज नॉट कंकरेंट. सर बट लैम्डा का वैल्यू जो 2 आ रहा है वो हम लोग, वो हो सकता है ना कि किसी ट्रायंगल के स्पेशल केस के लिए ही आ रहा है. लैम्डा तो मैंने कहाँ स्पेशल केस लिया? माय केस इज सर मगर कंप्लीटली आपने जो ट्रायंगल लिया है उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना लैम्डा. आपने बोला कि सच अ पॉइंट मस्ट हैव अ साइक्लिक एक्सप्रेशन इन a plus b plus b. हाँ, that is an underlying assumption. And did I get such a point? Yes, I did. Hence the assumption was right. क्या प्रॉब्लम है? सर मैं ठीक से फ्रेज करके आपसे बाद में व्हाट्सएप पे पूछूंगा. नहीं तो नहीं, वो अभी कर ले क्लियर. बट सही है, ये एकदम सही है. तू अननेसेसरी won't the conclusion from this be such that some special case? क्या मीडियन स्पेशल केस होता है क्या? क्या बोलना चाह रहे हो बे? मेरे को तो या तो तू एक काउंटर एग्जांपल रख दे. काउंटर एग्जांपल तेरे मन में जो आ रहा है. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. इफ यू कैन कम अप विद अ काउंटर एग्जांपल, गो अहेड. एंड मेरे को एक बात ही नहीं समझ आ रही. समथिंग विच इज नॉट ट्रू, हाउ डू आई प्रूव दैट? अबे जब ट्रू ही नहीं है तो मैं प्रूव भी कैसे करूंगा?
मेरे को वही बात नहीं समझ आ रही. I can ask you the very well the same question in coordinate geometry if you were doing. कि prove these three lines are concurrent. जब है ही नहीं concurrent तो मैं क्या करूंगा प्रूव क्या करना है, मतलब what is your objective in that case? अबे डाउट जबरदस्ती का डाउट है, कोई डाउट थोड़ी है. प्रूव दैट ऑल फोर प्रिंसिपल मीडियंस एंड ऑल थ्री lateral medians of a tetrahedron are concurrent. So I want you to think in the same direction. देखो बट पहले ये डेफिनेशन तो बिना डेफिनेशन के प्रूव ही नहीं होगा. टेट्राहेड्रॉन समझते हो? टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता. जैसे वो मीथेन मॉलिक्यूल वाला डायग्राम रहता है ना. टेट्राहेड्रॉन क्या बात कर रहे हो यार, टेट्राहेड्रॉन क्यों नहीं पता? ये है एक टेट्राहेड्रॉन, 3 डायमेंशनल प्रिज्म. मतलब समझ रहे, पहले एक ट्रायंगुलर बेस है और ऊपर एक वर्टेक्स है. इसको इनसे कनेक्ट कर दो तो क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल नहीं है, 3 डायमेंशनल है. पहले बेस एक ट्रायंगल है और ऊपर एक पॉइंट है, तो इसको तीनों से ऐसे कनेक्ट कर दो तो दिख रहा है ये बेस है और ये तुम्हारा पिरामिड टाइप है, बट ट्रायंगुलर पिरामिड है. ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड जिसे बोलते हैं. तो इसकी कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने वर्टेक्स हैं? 4. और कितने फेसेस हैं? 1 2 3 और ये वाला ऊपर बाहर वाला 4. तो दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन. ऑलराइट. तो टेट्राहेड्रॉन की 4 प्रिंसिपल मीडियंस और 3 लेटरल मीडियंस कॉन्करेंट होती है. तो फर्स्ट आई नीड टू डिफाइन व्हाट आर प्रिंसिपल मीडियंस एंड व्हाट आर लेटरल मीडियंस. तो प्रिंसिपल मीडियंस क्या होते हैं बच्चों? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स है, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड ऑफ ऑपोजिट फेसेस. तो कितनी प्रिंसिपल मीडियंस बनेगी? तुमने एक वर्टेक्स चूज करा, लेट्स से ए. तो ए वर्टेक्स को इसके अपोजिट फेस के सेंट्रॉइड से कनेक्ट कर दो तो एक प्रिंसिपल मीडियन मिलता है. तो ऐसी कितनी मीडियन मिलेंगी बच्चों? ए से इस पे, बी से उस पे, सी से इस पे और डी से इस वाले फेस पे. तो 4 प्रिंसिपल मीडियन समझा. लेटरल मीडियन क्या होता है बच्चों? लेटरल मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? लेटरल मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग, इट्स अ लाइन जॉइनिंग midpoints of non intersecting जिसको आप स्क्यू भी बोल सकते हो, स्क्यू एजेस. बात समझ आ रहा है? मतलब AB के साथ कौन सा वाला नॉन इंटरसेक्टिंग एज है? AB के साथ कौन सा वाला लाइन कट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी? CD. तो AB नहीं CD. AB के साथ BC कट तो कर रहा है B पे. तो AB के साथ CD इज कंप्लीटली नॉन इंटरसेक्टिंग स्क्यू टाइप है ये दोनों, है ना. तो स्क्यू जो एजेस हैं ABCD या फिर ACBD या फिर ADBC, 3 पेयर दिख रहे हैं क्या सबको? AB लूंगा तो CD, AC लूंगा तो BD और AD लूंगा तो BC. समझ रहे हो? तो ऐसे 3 पेयर ऑफ स्क्यू एजेस मिल रहे हैं. तो लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ बच्चों, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऐसे. तो AB और CD का एक मीडियन बनेगा, फिर AC और BD का एक मीडियन बनेगा और AD और BC का एक मीडियन बनेगा. तो डू यू अंडरस्टैंड? टोटल 3 लेटरल मीडियन बन रहे हैं. तो आपको जस्टिफाई करना है कि ऑल 4 प्रिंसिपल मीडियंस आर कॉन्करेंट. तो कॉन्करेंसी के मैंने आपको थोड़ा तरीका बताया सोचने का, जल्दी सोचो इस डायरेक्शन में. और आपको लेटरल मीडियन में भी सोचना है. मैंने लेटरल मीडियन में भी बता दिया डेफिनेशन का. यू शुड बी एबल टू डू दिस. जल्दी सोचिए, बताओ. पहले ये सॉल्व करके बताओ, उसके बाद कॉपी कर लेना ऊपर वाला. मैं टाइम दूंगा बट आई वांट टू सॉल्व दिस राइट अवे, जल्दी.
अगर किसी को प्रीवियस वाले में डाउट हो तो सिमेट्री का ये मतलब नहीं होता कि एबीसी के कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम हो, दैट डज नॉट मीन सिमेट्रिक या साइक्लिक, बिल्कुल भी नहीं। जैसे इन सेंटर का फॉर्मूला अगर डिराइव करोगे सेम मेथड से, तो इन सेंटर का ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ऐसा आएगा। दिस इज अ साइक्लिक एक्सप्रेशन, इट डज नॉट मीन कि एबीसी के कोफिशिएंट सेम है, साइक्लिक एक्सप्रेशन है। So it's a general tetrahedron if it's regular like all ये तो जनरल है, spaces. जनरल, दिस इज नॉन रेगुलर, जस्ट अज्यूम 4 वर्टाइसेस। धृति वेरी गुड, धृति वेरी गुड, सही है। सर तो फिर हम आंसर 2 सोच ही नहीं पाते थे अगर हम वो को इक्वल नहीं रखते कोएफिशिएंट्स को। इक्वल नहीं रखते कोफिशिएंट्स, यार इक्वल नहीं रखना है, यू हैव टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन व्हिच इज, एक काम करो, मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूँ, चलो उसको कॉपी मत करना, आई होप उससे ज्यादा क्लियर हो। तो प्रिंसिपल मीडियंस के लिए आई थिंक इट इज सुपर डुपर इजी, सोचो जल्दी से। Sir, can you wait for 2-3 minutes? या श्योर। तो तुम्हें अगर 4 प्रिंसिपल मीडियंस कॉन्करेंट प्रूव करना है तो यार सीकिंग अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल 4 प्रिंसिपल मीडियंस। सोचो। हाँ करेक्ट, ब्रायन सही है, प्रजस सही है। प्रेम तेरा डिनोमिनेटर गलत है, प्रेम डिनोमिनेटर गलत है, बाकी सबका सही है। अक्षत करेक्ट है, हरी सही है, निश्चित सही है। सीकिंग अ पॉइंट विच कैन लाई ऑन ऑल 4 मीडियंस, हाँ मानवी सही है। बताओ, आई थिंक इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, इट्स राइट देयर। मतलब द मिनट यू राइट बीसीडी का सेंट्रॉइड ना, लाइन जॉइनिंग ए टू द सेंट्रॉइड ऑफ बीसीडी, यहीं पे दिख जाता है कि एक पॉइंट मान लो मैंने P1 ले लिया जो इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? G1 इज B प्लस C प्लस D बाई 3, G प्लस B प्लस C प्लस D बाई 3, तो P का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? लैम्डा टाइम्स B प्लस C प्लस D बाई 3 प्लस 1 टाइम्स A अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके so lambda has to be 3, so it will be 4. बस, तो फिर अगर ऐसा साइक्लिक पॉइंट है ABCD सारी वाली मीडियंस पे लाई कर रहा है, तो फॉर साइक्लिक तुमने ही बोला है लैम्डा को क्या पुट करूं? 3। तो जो पॉइंट P1 है वो क्या मिल रहा है? लैम्डा को 3 रखते से A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। डू आई हैव टू एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट विल लाई ऑन ऑल 4 मीडियंस। अगर B से स्टार्ट होने वाली मीडियन लोगे और वो लोगे A प्लस C प्लस D बाई 3, 3:1 विल गिव यू द सेम थिंग, यस और नो? क्या मुझे एक और डायग्राम बना के बताना पड़ेगा कि समझ गया यार, सेम ही बात है यार? तो वाले का है ना, बहुत ऑब्वियस ही चीज है यार, ये वंस यू गेट एंग ऑफ इट बहुत ऑब्वियस है ये। तो ये अपन अब आगे करने की जरूरत नहीं है। दिस पॉइंट विल lie on all 4 principal medians। तो since this point will lie on all 4 principal medians, इसका मतलब है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? 4 principal medians concurrent, सीधी बात, and concurrent at this point। ठीक है, try for lateral medians। If you want to prove all 3 lateral medians are concurrent at a point, see what you can do। ब्रायन और हाँ सही है, हाँ करेक्ट, समर्थ सही है, सही है। अभी तक जितने बच्चों का आया आंसर सही है। मैं 2 मिनट देता हूं, सोच के बताओ। AB का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है। ओके, इसको N ले लेता हूं, C प्लस D बाई 2। तो ये लाइन ज्वाइनिंग A एंड N, लाइन ज्वाइनिंग A एंड N, दिस इज योर लेटरल मीडियन।
We are trying to seek a point. Sir, can you wait for 2 minutes? Okay. You were giving 2 minutes. नहीं अक्षत गलत है. हाँ कृष्णा सही है. यस समर्थ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. ऑल 7 मीडियंस. यस ऋषि सही है, कुछ सही है. नहीं अमन वापस देख, लेटरल के लिए गड़बड़ किया है. प्रेम सही है, ध्रुव सही है. हाँ सही है. अभी तक काफी ऑलमोस्ट सबका सही आंसर आ गया. बोलो एम और एन. तो ये तुम्हारा लेटरल मीडियन है. इस पे एक पॉइंट पी ढूंढना है, इस पे एक पॉइंट एस ढूंढना है. बताओ. तो व्हाट शुड आई टेक रेशियो सो दैट एस मस्ट आल्सो बी साइक्लिक. इट कैन लाई ऑन ऑल 3 सच लेटरल मीडियंस. ये μ/1 ले लो. तो S1 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? म्यू टाइम्स C प्लस D बाई 2 प्लस 1 टाइम्स A प्लस B बाई 2 अपॉन म्यू प्लस 1. तो बोलो बोलो. Mu is equal to 1 डाल दो. देख रहे हैं ना, म्यू को 1 डाल दोगे. Yes sir. म्यू को 1 डालोगे तो S1 क्या मिल जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4. Do I have to explain or you understand कि such a point, this point will lie on all 3 lateral medians. ये हमेशा कर सकते हो 1:1 रेशियो लेके, हमेशा. और अगर हमेशा हो रहा है तो फिर बस खत्म कहानी. That implies concurrent. बट ध्यान से देखो, ये वही पॉइंट मिला है, हाँ या ना? Did we get the same point? हाँ. तो कितने बच्चों के अंदर कंक्लूजन क्या है? All 7 medians are concurrent at point A plus B plus C plus D by 4. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? This point is called centroid of tetrahedron. चलेगा क्या? टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों? ये वाला पॉइंट A plus B plus C plus D by 4. And you guys tell me, did we just also derive a property? क्या हमने एक प्रॉपर्टी भी डिराइव करी? It divides. क्या प्रॉपर्टी डिराइव हो गई? It divides principal medians in what ratio? हाँ, principal medians in the ratio 3:1 and lateral medians in the ratio 1:1. हाँ, lateral medians in ratio 1:1. तो ये डिराइव भी हो गया, सब कुछ हो गया एक तरीके से. ठीक है, अब देखो कॉपी कर लो जितना कॉपी करना है. बट ये वैसे मोर लाइक ऐसे ही वर्किंग है, कॉन्सेप्ट है. मतलब ऐसा कोई थ्योरम यूरम नहीं है, जस्ट ऐसे सोच सकते हो इस डायरेक्शन में. छाप लो. इस तरीके से तो हम किसी भी फिगर का कॉन्करेंसी का प्रॉपर्टी. हाँ, बट प्रोवाइडेड कॉन्करेंट. मतलब अब ये क्वेश्चन मत भूलना, मतलब कि लाइक अब जब कॉन्करेंट ही नहीं है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू फेल. इफ समथिंग्स आर कॉन्करेंट देन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रेशियो ऐसा आएगा ही आएगा. अब जैसे देखो, ये तो मैंने बड़े ऑब्वियस एग्जांपल लिए. थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम कॉम्प्लिकेटेड इफ यू ट्राई टू प्रूव कॉन्करेंट ऑर्थोसेंटर. क्योंकि ऑर्थोसेंटर का देखो, इसमें सुंदरता क्या थी बताओ? What was the best thing about this possible scenario? सबके कोएफिशिएंट सेम थे. वन लाइक नहीं, सबसे ऑब्वियस है इसमें डी ये वाला पॉइंट. अगर तुम्हें डी ही नहीं पता है तो तुम λ/1 लगाओगे किसमें? कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? अगर तुम्हें डी ही नहीं पता है तो तुम लगाओगे किसमें? तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इफ यू एक्चुअली ट्राई टू डू दिस. फॉर जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो और फटफट कॉपी करो. Is it okay to say that principal and medians are also all 7 are concurrent? Yes, all 7. अच्छा, ये नोट कर चुके हो क्या? देख लो, मतलब फिर भी थोड़ी देर तो होल्ड. हाँ सर, दिस इज नोटेड. थोड़ा सा फिर भी ऐसे होल्ड कर लेता हूँ जस्ट इन केस, ऐसे किसी का मिस ना हो जाए. और फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपको ऐसा काउंटर एग्जांपल भी देता है कि ये कहाँ पर मुश्किल हो जाएगा प्रूव करना. कहाँ पर ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि दे आर कॉन्करेंट. Can we use this derivation for incenter? Obviously, yes. Why not? But it will be difficult as compared to centroid. It will be difficult to prove as compared to centroid. क्योंकि इसमें D point निकालना will be an issue. सर हाँ,
सभी जैसे आपने बोला कि वो सिमेट्री इक्वेशन में वो कोएफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए बीसी के, मैंने फिर कब हमने बोला? नहीं, एक सेकंड, मैंने कब बोला सेम होना चाहिए? सेम मैंने नहीं कब बोला होनी सेम? चाहिए सर, आपने बोला ना सेम नहीं होने चाहिए। मैंने कुछ भी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने क्या बोला? यू हैव टू ऑब्टेन अ साइक्लिक एक्सप्रेशन। सर एक डाउट है सर, आप बता सकते हैं इनसेंट का साइक्लिक एक्सप्रेशन कैसे है? हाँ तो वो उसमें बता अगर देता ए हूँ, हाँ एंड हाँ बी को बता रहा सॉल्व हूँ। करें। पेशेंस मेरे भाई, पेशेंस। यस सर, कैसे? साइक्लिक का कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता कि कोफिशिएंट्स एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर तो साइक्लिक में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए एंड बी को सॉल्व करे तो भी आंसर सेम आना चाहिए, वो साइक्लिक का डेफिनेशन है कि वो भी नहीं है? मतलब एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ए एंड बी मस्ट आल्सो चेंज देन ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ओके सर, यस सर। अब जैसे तूने ए वेक्टर की अपोजिट साइड को तूने ए लेंथ बोला है इस पोजीशन वेक्टर पे, तो अगर स्वैप करेगा तो फिर बी के अपोजिट वाले को स्मॉल ए नहीं बोल सकता ना। ओके सर, हाँ, नाउ आई गेट इट, व्हेन सेंटर इज। मतलब लिटरली, हाँ वही 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 एग्जैक्टली। सर फिर हमने लैम्बडा को फिर 2 क्यों लिया सर, अगर नहीं रहने वाला इसमें? तू बता फिर क्या लूं मैं? क्वेश्चन 4 का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट। बट यार ये पीडीएफ से बाद में कॉपी कर ही लेना यार, पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही ना। अब ऊपर नीचे करूंगा तो बच्चों को कॉपी करने में पेन होगा। गॉट इट। चलो, तो ये देखो, और कुछ कॉपी करना है तो देख लो। चलो, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसा कि बच्चे बोल रहे 2 थे। minutes। ये कॉपी मत करना, ठीक है? बस ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है? अब मुझे प्रूव करना है इन सेंटर का फॉर्मूला, ठीक है? कि प्रूव दैट ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। Prove that all three internal angle bisectors are concurrent. Find the point of concurrency and फलाना ढिमका एवरीथिंग। चलो, तो सबसे पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट्स द अपोजिट साइडेड डी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डी क्या आएगा? जब तक डी नहीं आएगा तब तक मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता। सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा किसमें? तो ये ध्यान से देखो, इस साइड लेंथ को ए बोल रहा हूं, चलेगा क्या? ए वेक्टर के अपोजिट वाली साइड लेंथ को स्मॉल ए बोल रहा हूँ, बी वेक्टर की अपोजिट वाली को स्मॉल बी एंड। चलो अच्छा, ध्यान से देखो, जरा सोच के बताना। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो डू यू अंडरस्टैंड, ये लेंथ स्मॉल सी और ये लेंथ स्मॉल बी जो कहलाता है, तो C/B में डिवाइड करो। बोलो सी टू बी हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी, है ना? तो रेशियो सेम ही होगा। तो ये ए बी और ए सी के साइड लेंथ सी एंड बी है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है जल्दी बताओ? सी टाइम्स सी वेक्टर प्लस बी टाइम्स बी वेक्टर अपॉन बी प्लस सी। जल्दी बताओ बे। Yes, sir. सर वो रेशियो C/B कैसे हुआ? अरे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी मेरे भाई, ए बी अपॉन ए सी इज ऑल्सो बी डी अपॉन यस डी सर, सी। समझ गया। हाँ बस ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे क्या ऐसा पॉइंट चाहिए जो साइक्लिक, ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन है, साइक्लिक इन ए बी एंड सी है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, ये मैं लेता हूँ μ/1 लेता हूँ। तो μ/1 हरकत करूंगा तो जो तुम्हारा पॉइंट P है वो क्या मिल जाएगा? म्यू टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स A upon μ+1. Now you decide what should I put what should I put mu as so that ABC में cyclic बने? You guys get to decide. क्या रखूं म्यू को? सर A। सुबह
A plus B plus C. So 1/a. नहीं, सोच लो आराम से। अब यहाँ पे थोड़ा सर सा बी डिफिकल्ट है। प्लस सी हाँ बाय ए। हाँ, समर्थ, एक समर्थ ने बोला है और एक आपने बोला है। वेरी गुड। कितने बच्चों को दिख रहा है एकदम साइक्लिक चाहिए? तो बी बार के साथ बी है, सी बार के साथ सी है, तो ए बार के साथ कौन होना चाहिए? A. ए। हाउ डू आई इंट्रोड्यूस दैट? B plus C by A. B plus. वेरी गुड। रख के देख लो, व्हाट विल यू गेट? रख के देख लो, करके बताऊं कि दिख गया यार? बी प्लस सी बाय ए रखोगे तो बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ए एलसीएम लेंगे और ये बी प्लस सी बाय एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा। तो दिख तो गया। इसमें गैस करना ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर क्वेश्चन सब धूम मचा के करके आ जाओगे, अबे गैस भी तो करना आना चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर में तो डी पॉइंट भी नहीं मिलेगा, तो और ऑर्थो सेंटर में मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर के लिए, बट वो एक्चुअली याद है तुम्हें बाय एनी चांस? ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता था? tan थीटा Tan theta बस तो फिर मिल गया ना। tan देखो tan तुम्हें ये पता है ए बी अपॉन ए सी विल ऑल्सो बी टेन सी टू टेन बी। ये प्रूव कर सकते हो क्या? ए बी अपॉन ए सी टेन सी अपॉन टेन बी प्रूव कर सकते हो क्या? अरे है ना यार, ये Yes, ऑल्टीट्यूड को ए डी मान लो तो एच अपॉन ए बी। नहीं, मैं इनफेक्ट ये भी क्यों बोल रहा हूँ? ए बी नहीं, दिस अपॉन दिस इज टेन सी टू टेन बी, दिख रहा है ना? एच अपॉन ये वाला लाइन, एच अपॉन L1 is 10b and h upon L2 is 10c। तो दोनों का रेशियो ले लो 10b to 10c। तो वो रेशियो जज करना मुश्किल हो रहा है बस। तो ये डी पॉइंट इस बार आएगा 10b इंटू बी वैक्टर प्लस 10c इंटू सी वैक्टर करके आएगा। बात समझ रहे हो? तो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज वी कांट गेस इट एनी मोर। हमें डी पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो हम म्यू के पी कैसे निकालेंगे? ठीक है। आंसर से ये भी प्रूव होगा ना कि इन सेंटर बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में डिवाइड कर। हाँ, वो करता भी एक्चुअली भी डिवाइड करता है। हाँ यस। तो मुझको एसओटी वगैरह में शायद कभी करो तो कवर करो, बट लिटरली इन सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो बी प्लस सी स्क्वायर। हाँ तो हो गया, चलो अगर पता है पहले से तो और अच्छी बात है। इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन, राइट? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है चलो, बट ये क्वेश्चन नहीं, मेरे मन में कुछ और क्वेश्चन था। आपके पास पीडीएफ है क्या बच्चों? डू यू गाइस हैव द पीडीएफ? यस सर। निकालो पीडीएफ। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 4। सर आप ऊपर वाले एग्जांपल में ऐसा बता सकते हो सर, ये डी पॉइंट आपने कौन सा लिया है? मतलब डी ये वाला ना जहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को मीट कर रहा है। अच्छा ओके। तो ये जब तक डी का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा तब तक मैं सेक्शन फॉर्मूला खेल ही नहीं पाऊंगा। यस सर अंडर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 4 करके बताओ मुझे। पीडीएफ निकालो, बुकलेट छानो। वैसे बुकलेट आया है क्या ग्रुप में? आया है शायद। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का बुकलेट आ चुका है। एक्सरसाइज 3। इसमें इन चैप्टर एंड में थ्योरी और इन चैप्टर एंड में एक्सरसाइजेस पहले, उल्टा है इसमें। आई होप यू सी दैट। नहीं सर, वो नहीं सर, वो पीडीएफ में सिर्फ एक्सरसाइज का थियरी अलग ही है। बुकलेट है और थ्योरी का ऐसा पीडीएफ अलग। अच्छा तो जो भी है, मतलब थ्योरी वो एक्सरसाइज वाला बुकलेट खोलो, उसके एंड में जाओ। तो एक्सरसाइज उसमें 3। नहीं है एक्सरसाइज 3 सर। उसमें एक्सरसाइज 3 नहीं है? हाँ सर, एक्सरसाइज 1 एंड 2 ही है। अबे ये तो मेंस की है बुकलेट हो एक्सरसाइज गई। 3 सर सर। वो शायद उसने मेंस का खोला है। हाँ, मेंस हाँ का सर, बुकलेट मिल फिर गया। एक बार रीसेंड करवा दो ना। एक सेकेंड। भेजा है ग्रुप पर लास्ट लाइक एंड में। सर वेक्टर्स कौन से मॉड्यूल? सर मैंने टैग कर लिया ग्रुप पे। फिर भी नहीं भेज देता हूँ एक, मतलब सर वेक्टर्स का जो है मतलब वो कौन से नंबर के मॉड्यूल है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता यार। मेरे पास तो पीडीएफ ही, तो मैं तो पीडीएफ ही रेफर करता हूँ। अब भी मैंने जो भेजा उसमें आपको एक्सरसाइज 3 दिख जाएगा। जस्ट अराइविंग इन 2 सेकेंड्स। जल्दी फटाफट ट्राई करो। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी कितने बच्चों क्लिक होता है।
ब्रायन सही है, बढ़िया। मुझे वो रेशियो भी बता दे ब्रायन, चैट पे ही बस लिख दे, जस्ट राइट द रेशियो, आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। हाँ मानवी सही है, गुड जॉब, एब्सोल्युटली करेक्ट। जय सही है एकदम, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है एकदम, बढ़िया। मतलब ठीक है, यू गाइस आर गेटिंग देयर, तुम्हें समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, वही समझ आ रहा है, गुड। बाकी बच्चे भी सोचो। अच्छा, बाकी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ के समझ तो लिया ना वो क्या मांग रहा है। तुम एट अ टाइम कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ो, तो ऐसे 63 वेज हो सकते हैं ना। तो जैसे मैंने ए बी और एफ पकड़ लिया, मान लो ये वाला ट्राइंगल पकड़ा एट अ टाइम, तो ये वाला ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और बचा हुआ जो है, बचा हुआ उसका ऑर्थो सेंटर, इसका ऑर्थो सेंटर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि ए बी एफ का सेंट्रॉइड और सी डी ई का ऑर्थो सेंटर, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो लाइन जॉइनिंग G1 एंड H1, ऐसी 6C3 मतलब 20 लाइंस बनेंगी, क्योंकि ए बी एफ लिया इसका सेंट्रॉइड, ए बी सी लिया उसका सेंट्रॉइड, ऐसे करके 20 लाइंस बनेंगी। प्रूव दैट ऑल सच 20 लाइंस आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट। धृति सही है। टैन हरी, यार टैन कहां से आ गया हरी, टैन कहां से आ गया, नहीं। कृष्णा एक्चुअली दे वोंट बी कॉन्करेंट एट अ सेंटर, नो, नहीं कृष्णा नहीं। ऑर्थो सेंटर, यार तू कुछ ज्यादा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक सेकेंड। तेरा पॉइंट क्या है हरी, व्हाट इज योर पॉइंट, कि दे विल बी कॉन्करेंट एट दिस पॉइंट, बताओ। तो वी ट्राई टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड तो अ थोड़ा टाइम पॉइंट। देंगे आप। ओके, बट ये क्वेश्चन वैसे टाइम वाला है नहीं, मतलब इट्स जस्ट लाइक राइट देयर, यू सी एंड यू सॉल्व, वैसा वाला क्वेश्चन है। बट ठीक है, चलो ले लो। हाँ जय सही है। करें बच्चों, आगे बढ़े। मेरे हिसाब से ये ओके। नहीं यार, ये क्वेश्चन लिटरली मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब इतना आपको इंस्टिंक्टिवली समझना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक अंडरलाइन असम्पशन बिफोर आई इवन स्टार्ट सॉल्विंग में क्या एक असम्पशन लेने वाला हूँ। जैसे सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर आए, एक असम्पशन आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए एकदम सही। क्या असम्पशन लेना है सबसे पहले स्टार्टिंग करो तो? सर्कम सेंटर 0। वेरी गुड, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी, जस्ट फॉर इजियर कैलकुलेशन इस सर्कल का सेंटर क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। ठीक है, मेक्स नो डिफरेंस, जस्ट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब मुझे सोच के बताओ कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है, वैसे सेंट्रॉइड ए बी एफ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस एफ बाई 3 एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द अपोजिट ट्राइंगल। जल्दी बताओ, व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ सी डी? सर ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई। वेरी गुड, सी प्लस डी प्लस ई, ऑयलर लाइन याद आ गया, 3G हो जाता है ऑर्थो सेंटर। अब तो क्वेश्चन सॉल्व्ड है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल सच पॉसिबल लाइंस। तो G1 H1 को कनेक्ट करने वाली लाइन पे, G1 H1 को कनेक्ट करने वाली लाइन पे एक पॉइंट ढूंढो व्हिच कैन लाई ऑन ऑल सच पॉसिबल लाइंस। बोलो P को क्या लूं?
3:1। ये ऐसे ले लेता हूँ 1:μ ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चों, म्यू G1 मतलब म्यू टाइम्स A प्लस B प्लस F बाय 3 प्लस C प्लस D प्लस E इंटू 1 अपॉन म्यू प्लस 1 दिख रहा है ना। टेक म्यू एस 3:1 वाला पॉइंट। तो P ये वाला जो लाई कर रहा है, म्यू को 3 डालोगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F डिवाइड बाय 4। डू आई हैव टू फर्दर जस्टिफाई, यू अंडरस्टैंड कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन ऑल सच 20 लाइंस। डू आई हैव टू जस्टिफाई और यू अंडरस्टैंड कि हाँ यही पॉइंट सारे लाइंस पे लाई करेंगे, सेम रेशियो लेना है। अगर आप ABC लेते हो तो वो बन जाएगा A प्लस C प्लस B बाय 3, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा D प्लस E प्लस F। अप्लाई द सेम रेशियो, यू आर स्टिल गेटिंग द सेम पॉइंट। सेम रेशियो यू विल ऑलवेज गेट द सेम पॉइंट। बोलो सर इसमें वो सेंटर Yes, 0,0 लेने का फायदा क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर इजीली निकल जाता है ना दोस्त। अगर मैं सेंटर 0 0 लेता हूं तो ऑर्थो सेंटर सीधे 3 टाइम्स सेंट्रोइड निकलता है, भूल गए? हाँ सर, ये सर। यार तुम ये सब भूलो मत यार, मतलब रिक्वेस्ट है ये सब तो। या अभी तक देखो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करा है, मैंने कॉम्प्लेक्स में भी करवाया है ये सेम। तो ये मतलब अब तक तो रटा जाना चाहिए यार ऐसे। भाई बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन लिटरली 30 सेकंड्स का था। वंस यू रियलाइज कि सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर का खेल है तो बस हो गया, इतना देर का क्वेश्चन था ही नहीं है। अगर सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं माना तो कुछ और मान ले, और क्या ऐसे मान ले, लेट एस बी एस वेक्टर, उसका टर्म आ जाएगा इसमें, और क्या लेट एस बी एस वेक्टर, उसका टर्म आ जाएगा ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एस, बट तब भी ये रेशियो ले वो पॉइंट वही आएगा, उसमें बस एस का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे एस मान के कर ले, बट ऑयलर लाइन लगाना पड़ेगा फिर। वैसे ऑयलर लाइन तो अभी भी लगाया है, करके देख लो, बिल्कुल चलेगा वो भी, बट हमको कन्वीनियंस चाहिए ना। करके देखो कि सेंटर इज नॉट ओरिजिन, तो इसको S1 मान लो, इसको G1 मान लो और इसको H मान लो। तो ये 1:2 के बेसिस पर H क्या बन जाएगा, 3G माइनस 2S अपॉन 3 माइनस 2। ये पॉइंट रह जाएगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, ऐसा टाइप का रह जाएगा। A प्लस B प्लस C माइनस 2S ऐसा टाइप का रह जाएगा, बट तब भी रेशियो तो वही आएगा, बस शायद -6S रह जाएगा हमेशा। ठीक है, करके देखो। तो आई होप ये मेथड समझा हो। ठीक है, सर्टेनली वेरी यूजफुल एट टाइम्स। ये क्वेश्चन स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से हो गया इस मेथड से, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन लेंथी, क्योंकि 20 लाइंस कॉन्करेंट प्रूव करना मुश्किल ही होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कैसे करोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सॉर्ट ऑफ ऐसे डायरेक्शन में करना ही था, अपन को सोचना था। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस मेथड। और अपन कई बार क्रॉस डॉट भी यूज कर सकते हैं, तो वो मैं जब डॉट क्रॉस पढ़ाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लिसिटली पढ़ाऊंगा, तब मैं यही क्वेश्चन वापस से करके बताऊंगा। नॉट नेसेसरीली एक्सरसाइज 3 का 4, बट एटलीस्ट ये वाले, यही क्वेश्चन वापस से करके देख सकते हैं अपन। तो इट डिपेंड्स अपॉन विच मेथड यू आर कंफर्टेबल विद, कोई सा भी चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन एंड नथिंग एल्स। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन एंड नथिंग एल्स। बस डेफिनेशन बता रहा और कुछ नहीं है। कंसीडर अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स a1 a2 dot 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 an and x1 x2 dot 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 xn स्केलर्स। ऐसा कुछ है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है a1 a2 a3 up to an, और some constant terms, some real terms x1 x2 xn are given. Then this expression x1 a1 plus x2 a2 plus dot 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 xn an is called the linear combination of this set. Is called linear combination of these vectors. चलेगा, बस और कुछ नहीं, बस ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गया। लुक एट दिस, नो टू वेक्टर्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो वेक्टर साथ में नहीं है, सब लोग ऐसे टाइप के A B C
इसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, इसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, इसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, राइट कर दो। देयर इज नो डॉट और क्रॉस बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। ए बी सी सब अलग अलग है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी। आर यू बाइंग दिस बच्चों? डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन। एबीसी अलग अलग मतलब क्या होगा? अरे मतलब ए डॉट बी नहीं बन रहा, बी डॉट सी नहीं बन रहा, अच्छा ओके। बस सिंपल। सर आपने x1 x2 अब तक xn के बाद क्या लिखा है? स्केलर्स। स्केलर्स मतलब रियल क्वांटिटीज, दीज आर नॉट वेक्टर्स और रियल नंबर, लाइक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है, ठीक है। एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, प्लीज सुन लो अच्छे से। लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, अच्छे से सुनना, बट डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ गया तो ठीक है, मतलब सब कुछ समझ आ गया इसके बारे में। तो लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होता है? A set of non-zero vectors is given to you, a1 a2 dot 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 an, ठीक है। If there exists scalars x1 x2 dot 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 xn, necessarily not all zero, such that x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus dot 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 xn an vector can be put to 0. That implies the set a1 a2 dot 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 an is called a linearly dependent set. Linearly dependent set. Just a definition, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे एग्जांपल भी दे देता हूं तो ताकि क्लियर हो जाए। Example 1, I cap 2j cap minus 3k cap and I plus j plus k, ये 4 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है तो 4 वेक्टर्स। These four vectors are linearly dependent। क्यों? देखो जरा, as, अब समझना उसने क्या बोला है कि 4 वेक्टर्स हैं। How do we know they are linearly independent or dependent? Sorry, how do we know whether they are linearly dependent? If you can find some coefficients x1 x2 x3 x4 an xn not all zero, such that तुम इसका linear combination 0 बना दो, somehow you can put the linear combination of these vectors as 0 vector, then इसको बोलते हैं linearly dependent। तो ये ध्यान से देखो, ये वेक्टर्स जो दिए हुए हैं आई कैप, हाँ सर वो 0 पे बाहर क्यों है? यार ये LHS वेक्टर है तो RHS भी वेक्टर होगा ना, क्या बात कर रहे हैं? ओके सर, ये तो कन्वेंशन है, मतलब ऐसा। चलो ये ध्यान से देखो, ये 3 वेक्टर्स हैं i 2j 3k minus 3k और चौथा वाला i plus j plus k। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से राइट नाउ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख सकता हूं क्या बाय चूजिंग सम कांस्टेंट्स x1 x2 x3 xn। हाँ, 1 टाइम्स पहला वेक्टर, हाफ टाइम्स सेकंड वेक्टर, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, -1 times first vector minus half times second vector 1/3 of third vector plus 1 times fourth vector. Did I just make this combination 0? बोलो। यस सर, यस सर। And वो कैन आई से कि ये वाला तुम्हारा x1 है, ये वाला तुम्हारा x2 है, ये वाला x3 और ये x4 है। Did I just find some constant so that ये linear combination 0 मिल जाए? हाँ, तो इसका मतलब ये 4 वेक्टर्स linearly dependent है। क्या ये डेफिनेशन चलेगी? Just a definition. I'm not asking anything random. Just the definition. Is this okay? सर वो सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। हाँ, a1 a2 a3 तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो आपने नॉन वेक्टर्स, अच्छा सॉरी सॉरी, सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। थैंक यू। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो यू हैव I cap 2j cap 3i plus 4j comma k, alright। तो ये वाला सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट एज, ये देखो क्या मैं ऐसे कोएफिशिएंट्स बना सकता हूं, नॉट ऑल जीरो, द केस वाज नॉट ऑल जीरो, एक दो छुटपुट जीरो चल जाएंगे। लुक एट दिस, 3 times the first vector, sorry -3 times the first vector and then -2 times the second vector or +1 times the third vector +0 times the fourth vector। क्या ये 0 बन रहा है? जल्दी बताओ।
Is this 0? Is this 0? Can you see it? Yes, sir. तो ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा x3 है, और x4 0 लेना पड़ा तो ले लो, but the condition was not all 0. As long as not all of them are 0, and this such a condition can be true, मतलब such a possibility can arise, that means linearly dependent. खत्म. बबलू सी चीज है, डेफिनेशन है, बस लिख लो. और बोलो. Sir, there can be more than one x1, x2, xn that can exist, right? Of course, अगर जैसे 1 1 1 है तो उसमें तू पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 2 हो जाएगा. मतलब ऑफ कोर्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है. Okay. यस. इसी इक्वेशन में जैसे यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो x1 -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ठीक है, मेक्स नो डिफरेंस. वो 2/3 हो जाएगा. हाँ तारिणी, ऑफ कोर्स x1 कैन बी इक्वल्स टू x2. x1 x2 में कोई रिलेशन जरूरी नहीं है, जस्ट नॉट ऑल 0 कांस्टेंट्स अगर ऐसे मिल जाएं सच दैट 0 बना पाओ इक्वेशन, देन लीनियरली डिपेंडेंट. जल्दी छापो, वेरी इजी. Exactly. तो सर ऐसे तो लाइक हमको कोई भी गिवन वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट बता सकते हैं ना? हाँ मतलब अगर सेट गिवन है तो मतलब अगर बहुत सारा वेक्टर्स दे दूंगा तो वो कोएफिशिएंट ढूंढने में दिमाग खराब हो जाएगा. हाँ सर, वैसे भी आपको मैक्स टू मैक्स 4 वेक्टर्स का केस आएगा. और ये जो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ये आपको वैसे तो ये तो तब एक्सप्लोर करोगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये सब जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, लीनियर अलजेब्रा एंड वेक्टर स्पेसेस एंड एवरीथिंग. वहां पे ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ये बातें. अभी तो मुझे खाली डेफिनेशन बतानी थी, अभी तो खाली डेफिनेशन बतानी थी, तो अभी बस यही है. और आपको 3 से ज्यादा जब आप ऐसे हाइपोथेटिकली की एन डायमेंशनल वेक्टर है ऐसा टाइप का, तब आप ये सब बातें करोगे ज्यादा, तब इट विल इवन मेक सेंस मोर. अभी तो ऐसे फुद्दू है, अभी बस डेफिनेशन बतानी थी तो बता दी, बाकी इसको इस पर और कोई काम नहीं है. For that time being, you should just know the definition. That is all. और एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुन लेना. आर्ग्यू करना है तो कर लेना, बट डेफिनेशन आई डोंट थिंक इसमें कुछ आर्ग्यू जैसा करने लायक होगा, बट तब भी कुछ ऐसा लगता है तो बिल्कुल फील फ्री टू आर्ग्यू. एक होता है, अच्छा नहीं, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी ऐसा होता है. ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं, वो सेम ही बात है. पोटैटो पटाटो सेम ही बात है, आलू ही है वो. ये देखो, इफ any one of the vectors if any one of the vectors from this set can be written as a linear combination of others, that implies लीनियरली डिपेंडेंट सेट. ठीक है, देखो भैया वही डेफिनेशन है यार. सुनो, अगर ये वेक्टर इक्वेशन 0 हो रहा है, अगर xn नॉन जीरो है, कोई सा एटलीस्ट मिनिमम 2 तो नॉन जीरो होंगे ही. अगर xn नॉन जीरो है तो xn को उधर ले जा सकते हो क्या, जल्दी बताओ. और xn से डिवाइड कर सकते हो क्या, जल्दी बताओ. तो xn से जब डिवाइड करूंगा तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि ऐसा टाइप का कुछ बचेगा? बोलो बच्चों. an is being represented as a linear combination of the remaining vectors. Are you buying this? Yes, is it not the same thing कि मैंने an को
बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस कर दिया अगर, तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। बात तो वही होगी ना, इसको इधर लिया हो तो ये वेक्टर इक्वेशन ये हो रही है, पोटैटो पटाटो। तो जैसे आपको समझे दोनों बातें सेम ही है। लीनियरली डिपेंडेंट में अगर किसी भी एक वेक्टर को यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अदर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, देन लीनियरली डिपेंडेंट। सेम एज दिस, कोई डिफरेंट नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ, कहीं ऐसे दिख जाए तो कंफ्यूज ना हो जाओ, सेम ही बात है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी देखो क्या बन रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट बोले तो look at this, linearly independent set of non-zero vectors, set of non-zero vectors a1 a2 dot 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 an is linearly independent. This set is called linearly independent if this vector equation implies only one thing। मतलब समझा? तुम दोनों केसेस में क्या करोगे बच्चों, वेक्टर इक्वेशन पुट करने की कोशिश करोगे जीरो, दोनों केसेस में, लीनियरली डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई इफ अ सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यू विल ऑलवेज पुट दिस एज जीरो। नाउ अगर सारे जीरो कांस्टेंट्स नहीं आ रहे हैं समहाउ, तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट हुआ। बट अगर ये वेक्टर इक्वेशन जीरो पुट करके, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर जीरो, then it is called linearly independent set. The most and perfect example would be what? IJK. ये triplet, this triplet is linearly independent। समझाऊं कि देखो ये ट्रिपलेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तुम एक काम करो, x टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस y टाइम्स सेकंड वेक्टर प्लस z टाइम्स थर्ड वेक्टर को जीरो वेक्टर रखो। डू वी हैव एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट ये ट्रू हो जाए कि इसका एक ही मीनिंग निकलता है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो। तो तुमने लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रखा, बट एक ही पॉसिबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट्स आई है कि सारे कोफिशिएंट्स को जीरो होना ही पड़ेगा। और अगर ये हो रहा है इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। यू कैन नॉट फाइंड एनी एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए। क्या ये बच्चों को समझ आ रही है बातें बच्चों? यस सर। बहुत सिंपल सा है। तो जस्ट नो द डेफिनेशन, नथिंग एल्स। आपको इस पे यार क्वेश्चंस तो ऐसा कुछ खास बनेंगे नहीं, बस डेफिनेशन के बेसिस पर पूछ सकते हैं कुछ, ये सेट कैसा है वो सेट कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। और इसको कहीं कहीं मैं एसोसिएट करूंगा अपन बाकी कंडीशन से, थोड़ा थोड़ा एसोसिएट करेंगे। तो इसको लिखो। वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन था उसमें x1 x2 x3 पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि जीरो ही रियल 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 ओके सर। हाँ, सारे जीरो मत कर देना। ओके सर। हाँ, टुमारो एट 7:55 डाउन इज नॉट रिटर्न। मैं अनवय कंफर्म कर दूंगा कल कि क्या है, वेदर इट्स अ लेक्चर और डाउट लेक्चर। आई विल कंफर्म टुमारो। तो अभी फिलहाल ये डेफिनेशन है, कुछ थ्योरम लिखना और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। प्लीज नोटिस दिस थ्योरम। मतलब थ्योरी अब मतलब अलग जगह जा रहा हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, नॉट रिलेटेड टू दिस। ये बस इतना ही बताना था। अब इसको अपन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिंक करते रहेंगे, ठीक है? जस्ट सो यू नो द डेफिनेशन, आगे वाली चीजें देखते जाओ। अब ये कुछ और है। ये थ्योरम क्या सजेस्ट करता है? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, if a and b are two non-collinear vectors, okay? अगर a और b दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो तुम सोच के बताओ, जैसे ये दो a और b वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है? अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पे ऐसा टाइप का, डू यू अंडरस्टैंड दैट ये दोनों वेक्टर्स के कारण एक प्लेन फिक्स हो जाएगा, हाँ या ना? दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स से एक प्लेन फिक्स हो जाएगा, हाँ या ना? डू आई हैव टू एक्सप्लेन दिस और यू अंडरस्टैंड? बड़ी ऑब्वियस सी बात लिख रहा हूँ मैं। ये दोनों वेक्टर्स एक यूनिक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, हाँ या ना? ऐसे कोइनिशियल बना दो तो फिर तो दिख ही रहा है कि हाँ यार ये वाला प्लेन, ठीक है? सोच लो एक बार।
ये दोनों वेक्टर के कारण एक प्लेन बन रहा होगा। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन एनी वेक्टर इन देयर प्लेन, वो जो भी ए और बी वाला प्लेन है उसी प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो भी प्लेन होगा, एनी वेक्टर इन देयर प्लेन कैन बी यूनिकली expressed, any vector in their plane can be uniquely expressed as a linear combination of a vector and b vector. That is, बस अभी ये ठीक है। और इसको ऑल्टरनेटली ये बोल सकते हैं कि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कैन एक्ट as system of axes for their plane। तो ये याद है मैंने अभी जब कभी तो अपन डिराइव कर रहे थे, अपन हमेशा सिस्टम ऑफ एक्सिस कैसा लेते हैं बच्चों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना? जैसे 2D की बात कर रहा हूं मैं, तो अपन म्यूचुअली परपेंडिकुलर आई और जे के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं ना। मैंने बोला कि अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स पता है, तो जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो क्लेम क्या है बच्चों? एनी वेक्टर इन देयर प्लेन, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इफ सी इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, इफ सी इज इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन सी वेक्टर कैन बी रिटन एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। यही चीज अपन आईजे में करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई कैप और जे कैप ऐसे लेते हैं ना, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ आईजे, एक्स वाई प्लेन में कोई सा भी वेक्टर कैसे लिख सकते हो बच्चों? एक्स आई प्लस वाई जे, हाँ या ना? बट राइट नाउ आई एम सेइंग कि इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। यू कैन आल्सो टेकन कि अगर यार इस प्लेन में एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर है, तो यू कैन आल्सो टेक दिस, पर ये वाला जो वेक्टर है इसको एक्स ए प्लस वाई बी भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जैसे मैं ये यूज करूंगा, ऑफकोर्स दिस इज द इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ एबीसी आर कोप्लेनर देन आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कि लेट सी बी दिस, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लैम्डा और म्यू क्या स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज द थ्योरम। क्या ये थ्योरम थोड़ी बहुत चलेगी? यस सर। तो इसको अपन जस्टिफाई करते हैं, बट थ्योरम कॉपी करो। Can we say that linearly independent vectors are mutually perpendicular vectors? ऐसा कोई जरूरी नहीं है निश्चित, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं वही थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, डोंट यू वरी, मैं सारी बातें एक्सप्लोर करूंगा और चीजें, बट एक एक करके, वन थिंग एट अ टाइम। थ्योरम जल्दी से छापो, एंड दिस थ्योरम वी विल यूज, रिमेंबर दिस थ्योरम, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस म्यू बी। देखो इसको, थोड़ा सा 3-4 मिनट लेक्चर एक्सटेंड हो सकता है, बट अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाई दे रहा हूँ। 3-4 मिनट एक्सटेंड हो है तो जस्ट बेयर विद मी। The perpendicularity is not necessary because if we have 3 I cap and another 4 I cap plus 5 J cap, then only way is both. हाँ, are you talking about Krishna? Are you talking about this linearly dependent independent? जो तूने जो दो वेक्टर्स लिए हैं वो दोनों वेक्टर्स linearly independent है, if that is what you are asking. वो मैं क्लियर करूंगा, अभी रुक जाओ यार। नहीं, निश्चित का डाउट कुछ और था, वो बोल रहा था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो डू दे हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर? नो। और वो 3 डायमेंशन में भी बोल रहा था। तो मैं वो एक्चुअली ये भी बोलूंगा कि कंडीशन क्या होती है ना, तो वो रुक जाओ, मैं बताऊंगा आराम से। चलो ये थ्योरम पहले प्रूव कर देता हूँ। तो ये थ्योरम मैं प्रूव अलग तरीके से कर रहा हूँ, पहले कुछ और डिराइव कर रहा हूँ, और वो डेरिवेशन में थ्योरम अपने आप आ जाएगा। ये देखो,
और ये भी आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस, एंड बहुत इजी सा है बच्चों, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन। तो ये डिराइव कर रहे हैं, डिराइव भी करूंगा और समझाऊंगा भी, बट बहुत आसान है और इससे ये थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाएगी। चलो ठीक है, ए बी एंड सी आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, ये गिवन है, तो क्या कंडीशन आनी चाहिए? ठीक है, अच्छा अज्यूमिंग, ये देखो अज्यूमिंग नो 2 कोलिनियर, ये क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों लिख रहा हूं? अगर मान लो ए और बी कोलिनियर हो गए तो डू यू अंडरस्टैंड तो कि फिर तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर 2 कोलिनियर हो गए तो तुम तीसरा वेक्टर कुछ भी ले लो, ये तीनों हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे, देयर इज नो कंडीशन। इफ 2 ऑफ देम आर कोलिनियर देन ऑब्वियसली दे आर कोप्लेनर, क्योंकि ए और बी क्या है, कोलिनियर है ना, तो इट इज एज गुड एज ये दोनों ऐसे हैं और सी ये है, तो एक प्लेन में लाई करेंगे, इट इज एज गुड एज 2 वेक्टर्स हो गए एक तरीके से, है ना। और इफ यू अंडरस्टैंड कि उसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगर 2 कोलिनियर हो गए तो वो बाय डिफॉल्ट कोप्लेनर हो जाएंगे, बट अगर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और वो कोप्लेनर भी हैं तो व्हाट इज द कंडीशन? तो ये देखो ऐसा डायग्राम बन रहा है, अज्यूमिंग नो 2 आर कोलिनियर, तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग दे देता हूं बट सेम प्लेन में, है ना बच्चों। धृति ऑफ कोर्स ये कंडीशन सही है, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस कंडीशन, क्योंकि मैंने अभी डॉट और क्रॉस नहीं पढ़ाया है, अभी मैं किसी और तरीके से सिखा रहा हूँ ये कंडीशन। सेम कंडीशन विल डिराइव इन डॉट क्रॉस ऑल्सो, ट्रिपल प्रोडक्ट में सिखाऊंगा अच्छे से, बट अभी कुछ और सिखा रहा हूँ, और ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये काम भी आएगा। तो हर चीज को अपन अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो सुनते जाओ। देखो ये अभी एबीसी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सिंस नो 2 आर कोलिनियर, कैन आई से वी कैन एडिट, एडिट को लिख रहा हूं, चेंज या फिर मॉडिफाई, वी कैन मॉडिफाई देयर लेंथ्स टू मेक देम साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यस और नो? बोलो, अगर कोप्लेनर हैं तो सेम प्लेन में लाई करने, डायरेक्शन फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड है, तो अभी जरूरी नहीं है कि मान लो ऐसे वेक्टर से ए बी एंड सी, तो अभी मैं इन तीनों को ऐसे बना के क्या मैं इनको ऐसे ट्राइंगल का साइज बना सकता हूँ क्या? नहीं यार, अभी तो नहीं बन रहा, बट इनकी थोड़ी सी लेंथ चेंज कर लो, थोड़ा सा एडिट करो लेंथ, कि ये जो लेंथ है इसको भी थोड़ा सा, बी को भी बड़ा कर दिया, सी को भी बड़ा कर दिया, यू कैन ऑलवेज फॉर्म साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यस और नो? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बना सकते हो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बस ये देखो, तो मैंने इसमें कुछ स्केलर क्वांटिटी x मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ स्केलर क्वांटिटी y मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें स्केलर क्वांटिटी z मल्टीप्लाई कर दिया, तो x y z आर द स्केलर क्वांटिटीज व्हिच आर चेंजिंग द लेंथ, प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रही है? वी कैन फाइंड x y z स्केलर्स, वी कैन फाइंड x y z स्केलर्स सच दैट xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 है ना। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का एडिशन क्या होता है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का एडिशन क्या होता है? ए दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। अरे सर बट द साइड्स कैन बी इन ऑपोजिट सेंस आल्सो, राइट? तो जेड एडजस्ट कर लेना ना बिरजू, जेड को नेगेटिव ले लेना, तो वो ना यू कैन ऑलवेज फाइंड, इसलिए लिखा है मैंने वी कैन फाइंड एक्स वाई जेड स्केलर सच दैट ये एडिशन 0 जाए, है ना। ट्राइंगल में तो ये होता है ना, ट्राइंगल में साइड्स का एडिशन 0 हो जाएगा, और क्या, ये तो सबको समझ आ रहा है, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो कंडीशन क्या बच रही है, अगर कोप्लेनर है तो वी कैन फाइंड एक्स वाई जेड स्केलर सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 हो जाए, ये रही कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ये रही कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। बोलो बोलो, बस यही है, हो गया। ये देखो यहाँ पे क्रक्स लिख देता हूं, अभी अपन ने अज्यूम किया था नो 2 कोलिनियर, बट हो सकता है ना कि 2 कोलिनियर हो, तो कंप्लीट कंडीशन क्या होगी? इफ ए बी एंड सी कोप्लेनर then there exist x, y and z scalars not all 0 such that you can put xa plus yb plus zc 0. Why did I have to mention not all 0? देखो अगर 2 कोलिनियर हो गए और तीसरा वाला ऐसा है तो xa plus yb 0 बन जाएगा और c का कंपोनेंट 0 रखना पड़ेगा, हाँ या ना? ए और बी कोलिनियर है
तो सी का कोफिशिएंट 0 रखना पड़ेगा और ए और बी का कैंसिल कर दोगे ऐसा, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस 0 सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना, ऐसे एक्स वाई और 0 ऐसा टाइप का। बट अगर नो टू कोलिनियर है तो एक्स जेड नॉन जीरो ही होंगे। आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो ये कंप्लीट कंडीशन हो गई है, दिस इज द कंप्लीट कंडीशन। और क्या इससे ये भी प्रूव हो गया, which also proves C वेक्टर ZC को उधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, बताओ ये प्रूव हो गया क्या, बताओ। अगर XA प्लस वाई बी प्लस ZC 0 तो ZC को उधर ले आके Z से डिवाइड कर दो। कैन आई एक्सप्रेस C इन टर्म्स ऑफ A एंड B? सेम ही बात है, सेम ही बात है कि यार C कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो देखो कंडीशन ये बनी है, वी कैन फाइंड स्केलर्स XA प्लस वाई बी प्लस ZC 0 बन जाए, है ना। उसी को ये भी लिख सकते हो कि C कैन बी रिटन एज लैम्डा प्लस म्यू बी। तो देखो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कैन आई से कि मैंने ये भी जस्टिफाई कर दिया। बोलो कि अगर A और B नॉन कोलिनियर थे तो एनी वेक्टर इन द स्पेस C वेक्टर, डिड आई जस्ट एक्सप्रेस माय C वेक्टर, कंडीशन वाज व्हाट, ABC कोप्लेनर है, इसका मतलब C इज इन द प्लेन ऑफ A एंड B। तो डिड आई जस्ट प्रूव कि C कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा प्लस म्यू बी? बोलो, ये तुम्हारा प्रूफ ऑफ थ्योरम भी हो गया। दिस इज योर प्रूफ ऑफ थ्योरम आल्सो, समझ आया? दिस इज योर प्रूफ ऑफ थ्योरम आल्सो। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या कॉन्वर्स भी ट्रू है? कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब क्या हुआ? कॉन्वर्स का मतलब क्या हुआ? अगर हमको ये एक्सप्रेशन दिया तो हम बोल सकते हैं कि ऑल थ्री आर कोप्लेनर। if XA plus YB plus ZC 0 है such that X, Y and Z not all 0 obviously, then अपन क्या क्लेम कर सकते हैं? A, B and C कोप्लेनर। कैसे? सोच के बताओ एक बार, ध्यान से सोचना। XA plus YB plus ZC 0 है, इसका मतलब XA vector, YB vector and ZC vector are forming sides of a triangle. Can I claim that there is some triangle जिसके साइड वेक्टर्स XA, YB and ZC हाँ या ना? बोलो। और अगर साइड वेक्टर्स XA, YB, ZC है तो मतलब ये वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, खत्म, प्लेनर, पोटैटो पटाटो। बात समझ आई? बात समझ आई? यस सर, खत्म, बस यही है, ठीक है। सर बट ये वाला कंडीशन लाइक 3 वेक्टर्स के लिए चलेगा? अभी तो 3 के लिए ही है, अब ज्यादा के लिए अपन देखेंगे, ज्यादा के लिए देखेंगे, बट मेनली देखो 2 तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 3 का पता नहीं है तो 3 के लिए कंडीशन निकाली, 4 के लिए इट इज यूजलेस। इट्स लाइक जैसे तुमको सोच के बताना टेक्निकली, 5 लाइंस के कॉन्करेंट होने की कोई कंडीशन होती है क्या? वो तो तुम्हें क्या है, मतलब 3 पकड़ के बार बार कॉन्करेंसी की एक सिंगल कंडीशन कोई नहीं होती। तो कोप्लेनरिटी इज क्वेश्चनेबल फॉर 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर से ज्यादा तो फिर वो आपको बार बार करना पड़ेगा, वैसी टाइप की चीजें। तो दिस इज ऐसे पॉलीगॉन नहीं बना सकते क्या? जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया तो वहां पे दूसरे वेक्टर्स को लेके कोई पॉलीगॉन बना दिया वैसे ही सेम वे में, और फिर उनका सेम वे लाइक एक्स से वाई बी वगैरह से 0 आ जाएगा समेशन। बट also 3D space will be 4 side और बना सकते। सुनो, कॉन्वर्स विल नॉट बी ट्रू। कॉन्वर्स ट्रू मतलब ये देखो, ये एक सेकेंड रुक जाओ, उसका डाउट क्लियर कर लें। तो ये तीनों वेक्टर्स पकड़ मेरे भाई, ये 1 2 3 4, ये 4 वेक्टर्स तुझे समझ आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि आईजे के ही कोप्लेनर नहीं होते, है ना? यस सर। बट समहाउ इनका कॉम्बिनेशन 0 बन रहा है ना? यस सर। हाँ, तो वो कोप्लेनर जरूरी नहीं है। ओके सर, ओके। तो इसलिए 4 वेक्टर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 3 वेक्टर्स के लिए कंडीशन। इसको छाप लो बच्चों। सर एक्स वाई और जेड में से कोई भी एक 0 नहीं हो सकता ना कोप्लेनर? अगर नहीं हो सकता है। और तुम ही बताओ, अगर कोई एक 0 होना पड़ रहा है तो वो कौन से केस में हो सकता है? मान ले Z को 0 रखना पड़ रहा है। वेरी गुड। तो इसलिए सारे केस डिस्कस कर लो, वो सही है अभी भी। बट 2 0 नहीं हो सकते। डू यू अंडरस्टैंड? एक्स और वाई दोनों को 0 रखना पड़ रहा है, तो उसका मतलब है तीसरा भी 0 ही है। हाँ यस। हाँ, सो मतलब ये कॉन्वर्स वाला स्टेटमेंट सिर्फ 3 वेक्टर्स के लिए ट्रू है ना? हाँ, अभी तो 3 के लिए यस। तो मैंने भी लिखा है, देखो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर मेंशन किया, ठीक है? मतलब ये कॉन्वर्स और सीधा वाला स्टेटमेंट दोनों ही 3 वेक्टर्स का है ना?
हाँ अभी तो फिलहाल एग्जैक्टली यही है जो मैं लिख रहा हूँ, वही है। तो चलो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर मुझे याद दिलाना है डिटर्मिनेंट, ऐसा बस ये वर्ड याद दिला देना, डिटर्मिनेंट कंडीशन। बोलो सर जो स्टेटमेंट आपने रेड में लिखा है उसमें कोलिनियरिटी भी इंक्लूडेड है। हाँ इसलिए मैंने बोला ना देयर एग्जिस्ट XYZ स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो मेंशन कर दिया ना। सर उससे फर्क कैसे पड़ रहा है? अगर मान ले नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है, एक आध जीरो चल जाएगा। तो चल मान ले Z 0 हो गया, Z 0 हो गया तो XA प्लस YB 0, इसका मतलब है A एंड B मस्ट हैव बीन कोलिनियर, है ना। तो अगर दो कोलिनियर होते हैं तो एक का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तीसरे वाले का। ओके सर गॉट इट। हाँ हाँ अभी तो कोई होमवर्क नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है आज, तो होमवर्क क्या ही दूंगा। अभी कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स होमवर्क मिलेगा। चलो बाय, टाटा। रिवाइज करके आना बच्चों। अच्छा एनीवे रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज इट विल बी फुल ऑफ दिस। नेक्स्ट लेक्चर फुल ऑफ दिस, रिवाइज करके आना पूरा लेक्चर। बाय।